अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त पूरे यूरोप की सबसे बड़ी और संकट में फंसी अर्थव्यवस्था कौन सी है, तो आपका जवाब शायद होगा जर्मनी, क्योंकि उसकी इंडस्ट्री ढह रही है, या फिर फ्रांस, जो बढ़ते कर्ज और राजनीतिक उथल-पुथल से जूझ रहा है। लेकिन अगर आपका जवाब यही है, तो आप भी वही गलती कर रहे हैं जो दुनिया के 90% लोग कर रहे हैं। क्योंकि जिस देश को दुनिया आज भी सबसे खुशहाल, सबसे सुरक्षित और सबसे बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था वाला देश मानती है, उसके अंदर एक ऐसी आर्थिक दरार पड़ चुकी है जो बाहर से दिखाई ही नहीं देती, और यही बात इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। हम बात कर रहे हैं फिनलैंड की, एक ऐसा देश जहां की स्वास्थ्य सेवाएं मिसाल हैं, जहां भ्रष्टाचार नाम मात्र का है और जहां रहने का सपना करोड़ों लोग देखते हैं। लेकिन अगर सब कुछ इतना शानदार है, तो अचानक यहां बेरोजगारी 11% के पार क्यों पहुंच गई, जो पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा है? लोगों की कमाई ठहर क्यों गई और सरकार का कर्ज 89% तक कैसे उछल गया? क्या दुनिया का सबसे खुशहाल देश धीरे धीरे एक ऐसे आर्थिक दलदल में फंस चुका है जहां से वापसी नामुमकिन है? चलिए समझते हैं। क्योंकि इतिहास गवाह है कि कई बार देशों की अर्थव्यवस्था एक दिन में नहीं टूटती, बल्कि सालों तक अंदर ही अंदर खोखली होती रहती है। और जब दुनिया को इसकी खबर लगती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यही वजह है कि आज की यह कहानी सिर्फ फिनलैंड की नहीं है। यह हर उस देश के लिए चेतावनी है जो अपनी आज की ताकत देखकर भविष्य के खतरे को नजरअंदाज कर रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस सच्चाई से जिसे ज्यादातर लोग जानते ही नहीं। साल 2008, दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही थी। अमेरिका की बड़ी बड़ी बैंकें डूब रही थीं। यूरोप के कई देश भयानक मंदी में चले गए। लेकिन उस समय ऐसा माना जा रहा था कि फिनलैंड बहुत जल्दी संभल जाएगा, क्योंकि उसके पास मजबूत संस्थाएं थीं, बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था थी, उच्च तकनीक वाली कंपनियां थीं और दुनिया की सबसे कुशल कार्यशक्ति में से एक थी। लेकिन यहीं से एक ऐसा सफर शुरू हुआ जिसका असर आज तक खत्म नहीं हुआ। दुनिया के कई देशों ने अगले 1.5 दशक में तेज आर्थिक विकास देखा। भारत ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग में भारी निवेश किया। कई एशियाई देशों ने नई इंडस्ट्री खड़ी कर दी। लेकिन फिनलैंड की अर्थव्यवस्था पिछले 18 सालों में सिर्फ 3% बढ़ पाई, यानी सालाना औसतन 0.2% से भी कम। यही सबसे बड़ा खतरा होता है, धीमी गिरावट, साइलेंट इकोनॉमिक क्राइसिस। क्योंकि इसमें लोगों को खतरा तब तक महसूस नहीं होता जब तक नुकसान बहुत बड़ा नहीं हो जाता। बाहर से सब सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर कई इंजन एक साथ बंद हो चुके हैं, और यही हमें पहले बड़े कारण तक लेकर जाता है। फिनलैंड की रूस के साथ लगभग 1100 किलोमीटर लंबी सीमा है। दशकों तक दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर का व्यापार होता रहा। रूस से सस्ती ऊर्जा आती थी, कच्चा माल आता था, और फिनलैंड की कई कंपनियां उसी सप्लाई चेन पर निर्भर थीं। लेकिन फिर आया रूस यूक्रेन युद्ध। यह युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़ा गया, बल्कि उसने पूरी यूरोपियन अर्थव्यवस्था को हिला दिया। प्रतिबंध लगे, व्यापार रुका, सीमाएं पूरी तरह सील हुईं, और फिनलैंड अचानक अपने सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार से कट गया। सोचिए, अगर किसी बड़ी फैक्ट्री को कल सुबह पता चले कि उसका सबसे बड़ा सप्लायर हमेशा के लिए बंद हो गया, तो क्या होगा? उत्पादन गिरेगा, लागत बढ़ेगी और नौकरियां खतरे में आएंगी। ठीक यही फिनलैंड के साथ हुआ। ऊर्जा महंगी हुई, उद्योगों का खर्च बढ़ा, निर्यात ठप हुआ और आर्थिक दबाव लगातार बढ़ता गया। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ यही वजह थी, तो असली कहानी अभी बाकी है। क्योंकि रूस से व्यापार टूटना सिर्फ पहला झटका था। असली विस्फोट तो देश के अंदर होने वाला था। हर मजबूत अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या होती है? सिर्फ बड़ी कंपनियां नहीं, बल्कि आम लोगों का भरोसा। जब लोगों को भरोसा होता है कि भविष्य अच्छा होगा, तो वे घर खरीदते हैं, लोन लेते हैं, नया बिजनेस शुरू करते हैं और पैसा अर्थव्यवस्था में घूमता रहता है। लेकिन फिनलैंड में लगभग हर इंसान एडजस्टेबल रेट यानी फ्लोटिंग रेट पर होम लोन लेता है। जैसे ही यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरें बढ़ाईं, फिनलैंड के लोगों की ईएमआई रातों रात आसमान छूने लगी। घर खरीदने वाले अचानक गायब हो गए। प्रॉपर्टी के दाम अपने पीक से 20% तक नीचे गिर गए, और देखते ही देखते निर्माण क्षेत्र यानी कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर संकट छा गया। याद रखिए, फिनलैंड में कुल रोजगार का लगभग 20% हिस्सा कंस्ट्रक्शन से जुड़ा था। जब कंस्ट्रक्शन रुकता है, तो सिर्फ बिल्डर प्रभावित नहीं होता। सीमेंट, स्टील, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ट्रांसपोर्ट, पेंट, सैकड़ों छोटे बड़े व्यवसाय एक साथ प्रभावित होते हैं।
यानी एक सेक्टर की कमजोरी पूरी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का तूफान ले आई। लेकिन इन दोनों संकटों के बावजूद अगर सरकार के पास मजबूत वित्तीय स्थिति होती तो शायद हालात कुछ हद तक संभाले जा सकते थे। लेकिन यहीं पर सामने आई तीसरी और सबसे खतरनाक समस्या, सरकार का कर्ज और बेतुका खर्च। और यही वह मोड़ है जहां से फिनलैंड की आर्थिक कहानी और भी ज्यादा चौंकाने वाली होने वाली है। सवाल यह है कि आखिर सरकार का कर्ज इतना बढ़ा कैसे। 2008 में फिनलैंड का कर्ज टू जीडीपी रेशियो केवल 35% था, जो आज बढ़कर 89% के पार पहुंच चुका है। 2009 के बाद से फिनलैंड ने एक भी साल बजट सरप्लस नहीं देखा। साल दर साल सरकार का खर्च बढ़ता गया, टैक्स से आने वाली आय उतनी तेजी से नहीं बढ़ी और हर नई समस्या को सुलझाने के लिए सरकार को और ज्यादा उधार लेना पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी दौरान फिनलैंड ने एक और ऐसा फैसला लिया जिसकी कीमत आज पूरी अर्थव्यवस्था चुका रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद सुरक्षा चिंताएं बढ़ीं। सरकार ने रक्षा बजट को जीडीपी के 1.4% से बढ़ाकर 3.2% करने का फैसला लिया। उम्मीद थी कि इससे नई नौकरियां बनेंगी और उद्योग मजबूत होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़ी मात्रा में पैसा सीधे विदेशी सैन्य उपकरणों पर खर्च हो गया, जबकि घरेलू रिसर्च, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स को ठेंगा दिखा दिया गया। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ हाल के झटके थे। असली तबाही की शुरुआत तो कई साल पहले हो चुकी थी, और उस तबाही का नाम था नोकिया। आज की युवा पीढ़ी शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि एक समय पूरी दुनिया में मोबाइल का मतलब ही नोकिया हुआ करता था। भारत से लेकर यूरोप तक हर दूसरे इंसान के हाथ में नोकिया का फोन दिखाई देता था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि नोकिया सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, वह फिनलैंड की पूरे आर्थिक ढांचे की रीढ़ थी। देश के कुल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का 40% हिस्सा अकेले नोकिया खर्च करता था। फिर आया साल 2007। स्टीव जॉब्स ने आईफोन लॉन्च किया, दुनिया बदलने लगी। मोबाइल फोन अब सिर्फ कॉल करने का साधन नहीं रहे, वे जेब में रखा हुआ कंप्यूटर बन गए। लेकिन नोकिया ने इस बदलाव को समय रहते गंभीरता से नहीं लिया। यही फिनलैंड के इतिहास की सबसे महंगी गलती साबित हुई। कुछ ही वर्षों में नोकिया ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। याद रखिए, जब किसी देश की सबसे बड़ी कंपनी गिरती है तो सिर्फ कंपनी नहीं गिरती, उसके साथ सप्लायर गिरते हैं, छोटे बिजनेस गिरते हैं, देश का रिसर्च इंजन बंद हो जाता है और निवेशकों का भरोसा उठ जाता है। नोकिया के पतन के बाद फिनलैंड में इनोवेशन पर होने वाला खर्च ऐसा गिरा कि आज तक संभल नहीं पाया। अब जरा भारत के बारे में सोचिए। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। डिजिटल इंडिया, यूपीआई, स्टार्टअप्स, मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर क्षेत्र में बड़े निवेश हो रहे हैं। लेकिन फिनलैंड की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर किसी भी देश ने समय के साथ इनोवेशन रोक दिया, अपने युवाओं की स्किल पर ध्यान देना छोड़ दिया, या सिर्फ अपनी पुरानी सफलता के भरोसे बैठा रहा, तो इतिहास खुद को दोहराने में देर नहीं लगाता। कोई भी देश इतना अमीर नहीं होता कि वह लगातार गलत फैसलों की कीमत चुका सके, और कोई भी देश इतना गरीब नहीं होता कि सही फैसलों से खुद को बदल न सके।